जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे तो यह आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पाते हैं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। प्रश्न है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, एम एन राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी। तो आप बताएंगे कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बताएंगे आप कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, भारत में आयात निर्यात व्यय की स्थापना कब की गई? 1981, 82, 83 या फिर 84। तो बताना है आपको कि भारत में आयात निर्यात व्यय की जो स्थापना हुई ये 1982 में। कब? तो 1982 में। कमेंट जरूर करते रहना है, कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। चौथा प्रश्न है, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहां है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब। तो निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहां है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या फिर शारदा नदी। तो निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गंडक नदी। कौन सी नदी? तो गंडक राइट आंसर होगा। छठवां प्रश्न है, नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहां पाया जाता है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो अभी आपको हमने बताया रिपीटेड प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सातवां प्रश्न है, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या फिर शमलपुर। तो डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? तो सतारा हो जाएगा। क्या? तो राइट आंसर सतारा होगा। जरूर याद रखेंगे। अगला है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए कितनी? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। जरूर याद रखेंगे। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष, 55 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 60 वर्ष। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये कितनी है? तो सही उत्तर होगा 65 वर्ष। कितनी? तो राइट आंसर होगा 65 वर्ष। याद रखना है। 10 नंबर प्रश्न है, महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, नागार्जुन सागर बांध, भाखड़ नागल बांध। महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? तो महानदी पर आपको पता है कि महानदी पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। पूछा जाए हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। कहां पर है? तो उड़ीसा में है। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। तो चावल का प्रमुख उत्पादक जो राज्य हो जाएगा ये होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? तो पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। अगला है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हेस्टिंग, मिंटो, डलहौजी, वेलेजरी। निम्न में इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था ये डलहौजी का था। कौन था? तो इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक था डलहौजी। कौन था? तो डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? बंगाल और बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान।
तो अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था कहां पर? तो बंगाल और बिहार में। कहां पर? तो बंगाल और बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, इरविन, हेस्टिंग या फिर मेयो? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? तो याद जरूर रखना है कौन थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल की जब बात होगी तो आप लगाएंगे माउंटबेटन। कौन? तो माउंटबेटन इसका सही उत्तर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, नरसिम्हा राव, रामास्वामी सीआर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। और इसकी जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको डेली आपके जो सिलेबस दिया हुआ है आपके एग्जाम का, उसके अनुसार डेली वहां पर हम प्रश्न डालते हैं, उनको आपको सही करना होता है। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ करके रहें। सारी जो सूचना है वहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, मिल जाएगा, चैनल ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी सूचना पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? तो 26 नवंबर 1949। किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की? बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की? किस राज्य ने जमींदारी प्रथा की उन्मूलन की पहल की? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश होगा। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1888, 1943, 1865, 1958 में। तो भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई थी? किस वर्ष? तो याद रखेंगे 1800 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा जरूर कमेंट कीजिए और बताइए। सही उत्तर हो जाएगा वो 1862 होगा। क्या होगा? तो 1862 एक ऑप्शन, इसको आप कर लीजिए। कब? तो भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1862 में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर, मद्रास, लखनऊ या फिर सूरत? तो 1916 का जो अधिवेशन था, 1916 का जो अधिवेशन था ये लखनऊ में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। याद रखेंगे कौन? तो अंबिका चरण मजूमदार जो थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं कहां से लिए गए हैं आपको बताना है। फ्रांसीसी संविधान, ग्रीक के संविधान, रूसी संविधान या फिर अमेरिकी संविधान? तो भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श लिए गए हैं, ये लिए गए हैं फ्रांसीसी संविधान से। कहां से लिए गए हैं? तो फ्रांसीसी संविधान से। अगला है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राज्य की नीति, निर्देशक सिद्धांत, सबसे छोटा लिखित संविधान? तो आपको पता है कि भारत का जो संविधान है ये सबसे बड़ा है। तो ये कैसे होगा कि सबसे छोटा और लिखित संविधान? तो आसान है, यही नहीं होगा। क्या? तो सबसे छोटा और लिखित संविधान। अगला है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या फिर आर्गन? तो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा आर्गन होगा। क्या होगा? तो राइट आंसर आर्गन हो जाएगा। अगला है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो जब बेकिंग पाउडर में
पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलेगी? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई? 2003, 2004, 2011 या फिर 17 में? तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो 2003 में। कब? तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी 2003 में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना 2003 में की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज या फिर अयोध्या? तो काशी विश्वनाथ मंदिर की बात होगी तो सही उत्तर होगा वाराणसी में। कहां पर? तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो स्थित है ये वाराणसी में स्थित है। अगला है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? मौलिक और अनन्य, मौलिक नहीं मौलिक लेकिन अनन्य नहीं अनन्य। बताएंगे आपकी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? तो उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है ये क्या होगा? मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। क्या? तो मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कार्य कृषि विभाग से संबंधित नहीं है? सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा या फिर खनन? तो निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कार्य कृषि विभाग से संबंधित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा खनन। क्या होगा? तो खनन होगा राइट आंसर। अगला है, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? 20, 22, 24 या फिर 26? तो भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? कितनी शामिल की जाती हैं? तो 24 फसलें। कितनी? तो 24 इसका राइट आंसर होगा। दुनिया को सबसे बात करेंगे, दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया, उन समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 12, 24, 48 या फिर 58? तो उन जो समय की कुल संख्या है ये 24 है। कितनी? तो दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया, उन समय क्षेत्र की जो कुल संख्या है ये 24 है। कितनी है? तो 24 है, आपको याद रखना है। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना उसे क्या कहते हैं? कोहरा, ओस, बादल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है उसे क्या कहते हैं? कोहरा, ओस, बादल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है उसको कोहरा कहेंगे। क्या कहेंगे? तो कोहरा कहेंगे। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? 60, 70, 80 या फिर 90? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का जो अनुमानित प्रतिशत है ये कितना हो जाएगा? तो जरूर याद रखेंगे जो राइट आंसर होगा ये 90% होगा। कितने? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का जो अनुमानित प्रतिशत है ये 90% होगा। कितना होगा? तो 90% होगा। अगला है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? धन विधेयक। क्या? तो धन विधेयक अनुच्छेद 109, 110, 111 या फिर 111? तो ये जो है ये 110 में, धन, धा से धन, और कैसे याद रखेंगे? तो 10 में भी धा आता है। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं कि धन विधेयक जो है ये 110 में है। किसमें है? तो अनुच्छेद 110 में। अगला है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या फिर अंग्रेजों ने? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक जो विरोध किया था ये किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था बताना है आपको। किसने किया था? तो एक ऑप्शन आप यहां पर मराठा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? तो मराठा ने। पहला ऑप्शन आप राजपूत को काट करके मराठा कर सकते हैं। तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किया था ये किसने किया था? तो मराठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध, उड़ीसा, वर्मा या फिर संयुक्त प्रांत? तो प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? किसको मिलाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अवध को। किसको? तो अवध को। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर नीला प्रकाश? तो निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो नीला हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? तो नीला प्रकाश इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? वायु, जल, हीरा या फिर कांच? तो किसका इसमें से सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा? तो हीरा का होगा। किसका होगा? तो हीरा का। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह कैसा दिखाई देता है? लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह कैसा दिखाई देगा? तो ये काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। जरूर याद रखेंगे जो सही उत्तर होगा ये काला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर भी कहा जाता है? भदोही, चेन्नई, वाराणसी या फिर मेरठ? तो कालीन का जो शहर कहा जाता है
ये भदोही को कहा जाता है। किसको? तो भदोही को। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो अति विषम प्रकार की जो जलवायु है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो दिल्ली होगा। राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली होगा। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु या फिर लखनऊ? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये मुंबई हो जाएगा। क्या होगा? तो मुंबई होगा। अगला है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 382 है। कई बार हमने बताया तो आप गलती कर ही नहीं सकते। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जो संख्या घनत्व है ये 382 कितना है? तो 382 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? परिवहन, दुग्धालय, जूती का कारखाना, बैंक? तो आपको पता है प्राकृतिक जो है प्राथमिक क्षेत्र का जो उदाहरण है, ये जितनी प्राकृतिक चीजें, कृषि हो गया, वन हो गया, ये सब किसमें है? तो ये जो है ये प्राथमिक में आते हैं। दुग्धालय भी क्या हो जाएगा? तो दुग्धालय भी क्या है? तो ये कृषि में। तो प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? तो दुग्धालय होगा। द्वितीयक में क्या आता है और तृतीयक में क्या आता है? आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है ये बिहार में है। कितना? तो बिहार में है। याद रखें, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए तो आप दिल्ली लगाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का सूख के रूप में जाना जाता है? दामोदर, कोसी, महानदी या फिर गोदावरी? तो निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल के शोक के रूप में दामोदर नदी को जाना जाता है। किसको? तो दामोदर नदी। बिहार का शोक पूछा जाए तो कोसी नदी। दोस्तों आज 45 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 45 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।